हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का यानी कि मैथ्स गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ जो कि रियल नंबर्स के बारे में हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में हैं। वास्तविक संख्याएं का जो समुच्चय होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन यानी सम्मिलन होता है। आपस में जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं तब रियल नंबर्स बनते हैं। परिमेय संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इन दोनों का सम्मेलन योग ही को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं। अब आपके चैप्टर का पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए सबसे पहले इसकी ओर चलते हैं, जिसमें कि आपको दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याओं q तथा r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का जो मान होता है वो b के और 0 के बीच में रहता है, यानी कि जो r का मान है ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, परंतु हमेशा b से छोटा रहेगा। जहाँ पे a भाज्य होता है, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। अगर थोड़ी सी इंग्लिश इसमें इंक्लूड कर लें तो a का मतलब होता है डिविडेंड, b का मतलब डिवाइजर, q का मतलब कोशेंट एंड r का मतलब रिमाइंडर। आपने अगर देखें कि नॉर्मली भाग के सवाल तो खूब किए होंगे, तो जब हम कभी भी किसी भी नंबर को भाग करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से भाग होता है। यहाँ पे हम जो हमारे पास संख्याएं a तथा b हैं उनमें a बड़ा है और b छोटा है, इसीलिए हम a को b से भाग जब करते हैं तो कोई एक हमारे पास भागफल q आ रहा है तथा शेषफल हमारे पास r आ रहा है। तो आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में, छोटे क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप खूब पढ़ चुके हैं अपने छोटे क्लासेस में। अब चलते हैं हम यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम की ओर। अब ये यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? इसका जो यहाँ मुख्य उपयोग है वो जो हमारा एल्गोरिथम होता है ये हमारी प्रमेयिका यानी जो हमने पीछे प्रमेयिका पढ़ी उसी पे डिपेंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का जो हम यूज करेंगे वो हम मासा ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास मासा निकालने की बताया गया यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे मासा ज्ञात करेंगे। अब मान लिया है हमने यहाँ पे c तथा d दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक तो आप जानते ही होंगे पॉजिटिव होते हैं यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स, जहाँ c जो है वो d से बड़ा है। तब c तथा d का मासा ज्ञात करना। अब हम कैसे ज्ञात करना, इसके हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए ही हम आराम से मासा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेप 1 क्या है हमारा, हमने जो है स्टार्ट करना है c और d से। हमें मालूम है कि c जो है बड़ा है और d जो है वो छोटा है। तो c और d के लिए अगर बात करें हम तो पर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तथा q और r इस प्रकार है कि c जो है वो बराबर होता है dq प्लस r के, जहाँ पे जो r का मान होगा वो जो हमारा भाजक है उससे छोटा होता है और 0 से हमेशा बड़ा या बराबर रहता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो हमारे पास शेषफल आया है कहीं तो वो 0 तो नहीं है। अगर ये 0 हो जाता है तो ये जो अंतिम विभाजक होता है यानी कि d, अंतिम विभाजक जिसे कहते हैं, ये c और d का मासापा कहलाता है यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के लिए आप लोग जानते होंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए एक वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो दोनों नंबर्स को यानी दोनों संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दे। यदि अब इसके बाद अगर r हमारा 0 नहीं आता है तो विभाजन प्रमेय का d तथा r पर प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ से जो हमारे पास d और r है इस पे हम विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे। और इस विधि का प्रयोग
तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। और जिस स्टेप में, अब वो चाहे हमारे पास 4 स्टेप हो, 5 हो सकता है कि 10 हो, जिस स्टेप में जा करके हमारा शेषफल शून्य हो जाता है, तभी अंतिम पद का जो विभाजक होता है वही हमारा अभीष्ट मासापा कहलाता है, वही हमारा मासापा हो जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ, 3 व 7। अब हम एक काम करेंगे, पहले 7 को 3 से भाग कर लेते हैं। नॉर्मली 7 को 3 से भाग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 7 दूनी 6 होते हैं और 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 7 को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो लिख दीजिए कि जहाँ पे आपको मालूम है कि 7 बड़ा है और 3 छोटा है। तो जब हमने 7 को 3 से भाग करा तो कितना आया हमारे पास? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुणा 2, और जो शेषफल है वो हम इसमें जोड़ देंगे। वो हमने इसमें जोड़ दिया, ये शेषफल हमने यहाँ पर जोड़ दिया। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि शेषफल यहाँ पर शून्य नहीं है, शेषफल यहाँ पर शून्य नहीं है। जब यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, अब हम फिर से, यानी कि हमारा जो भाजक था वो और जो हमारा शेषफल है, इस पे हम फिर से विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। इसका मतलब इन दोनों को हमें फिर से भाग करना होगा। जब हम इन दोनों को फिर से भाग करेंगे तब आपको देख रह पा रहे हैं कि 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 3 को 1 द्वारा भाग किया जाएगा। और जब 3 को 1 द्वारा भाग करेंगे तो हमारा 1 तिया 3, यानी 1 3 3 होते हैं। और अब देखिए ये आपका शेषफल जो है वो शून्य आ चुका है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अतः, या फिर देयरफॉर ऐसे करके लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि 3 को जब हमने भाग करा है 1 से, तो इसका जो भागफल है वो 3 आया है, प्लस शेषफल जो है वो हमारे पास शून्य आ गया। अब क्योंकि शेषफल कैसा हो गया हमारा? शेषफल हमारा शून्य हो गया। जब शेषफल हमारा शून्य हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट भाजक था यानी कि 1, वो इसका मासापा हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो। चलिए अब इस पे बेस कुछ हम प्रश्न कर लेते हैं, जिसके जरिए से हमें समझ आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 867 और 255, यानी कि 867 और 255 का मासापा यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को देख लेते हैं। एक संख्या हमारे पास है 867 और दूसरी संख्या हमारे पास है 255। तो यहाँ 867 बड़ी है 255 से, तो हम क्या करेंगे? हम इसको भाग करना स्टार्ट करेंगे। एक साइड से हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, इसमें हमें भाग करना होगा। 867 जो है वो हमारा भाज्य है और 255 पहला प्रथम भाजक है। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी बार में लगभग ही भाग हो सकता है। देखिए जब आप 255 को लगभग 3 बार भाग करेंगे तो ये आएगा 765। अब हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि इसको हम घटा देंगे। 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो हमारा पहला स्टेप हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आप कि देयरफॉर, कि हमारे पास 867 था, हमने जब इसको 255 से भाग करा, तो जब 255 से हमने इसको भाग करा तो हमारे पास भागफल 3 आया तथा शेषफल हमारे पास 102 प्राप्त हुआ। इसके बाद चूंकि शेषफल इस चरण में, यानी इस स्टेप में शेषफल जो है वो शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है, आप देख पा रहे हैं ये तो 102 है, शेषफल शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है तो अब हम जो शेषफल बचा है हमारे पास वो, और जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा भाजक था, उन दोनों को पुनः फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर से हम इसको भाग करेंगे। तो आप देखिएगा मैं इसको फिर से डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो जब हम 102 को अगर आप देखें कि हम 2 बार अगर हम गुणा करते हैं 102 की, तो हमारे पास प्राप्त होता है 204। तो ये हमारे पास 204 आ गया। अब हमें फिर से इसको घटाना है। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 0 जाएगा, तो फिर से 5 ही बचेगा। अब आपने देखा कि फिर से स्टेप में जो हमारा अगला स्टेप है, इसमें हमने 255 को भाग दिया है। भाजक है हमारा 102, भागफल आया है हमारे लिए 2, और शेषफल बचा हमारे पास 51। अगर यहाँ देखें हम फिर से, आप देख सकते हैं कि जो शेषफल है
वो 51 है, जो कि शून्य नहीं है, यानी कि ये शून्य नहीं है। जब ये शून्य नहीं है तो हम फिर से वही स्टेप फिर से दोहराएंगे कि जो हमारा शेषफल बचा है वो, और जो हमारे पास पुराना वाला जो भाजक है लास्ट स्टेप का हमारा, उसको हम फिर से भाग करेंगे, उस पर फिर से हम जो है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, 102 को फिर से भाग करेंगे। तो अगर आप देखें तो 51 को 2 बार गुणा करने पे 102 ही प्राप्त होता है, बिकॉज 2 एकम 2 होते हैं और 2 पंजे 10 होते हैं। तो इसको आपने माइनस किया, ये बचा हमारे लिए 2 - 2 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी शेषफल शून्य आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जब हमने 102 को भाग करा तो ये 51 के द्वारा, तो इसका जो भागफल है वो 2 आया है और शेषफल साथ इसके 0 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देयरफॉर शेषफल कैसा हो गया हमारा, जो हमारा शेषफल है वो शून्य हो गया। और जब ये शेषफल शून्य हो गया तब जो भाजक लास्ट वाला जो हमारा, यानी आखिरी चरण में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा महत्तम समावर्तक बन जाता है। अब आप यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य तथा भाजक 51 है, अतः मासापा, यानी कि HCF भी बोलते हैं इसको हम। तो मासापा हमने किस किस का निकाला है, 8, 6, 7 और 255, ये हमारा आ गया 51। इसका मतलब ये होता है कि 51 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को साथ में विभाज्य यानी पूरा पूरा भाग कर सकती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ते हैं पहले इसको, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 + 1 के रूप का होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले कोई एक पूर्णांक इसमें मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। चलिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा a को 3 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है, तब यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका द्वारा, आप जानते हैं कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम लिख सकते हैं इसको कि a जो होगा वो हमने 3 से भाग किया है, ये हमारा भाजक है, तो a जो है वो बराबर होगा 3 गुणा q के, प्लस साथ में शेषफल रहता है इसके जो कि r है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा भाजक है वो 3 है। अच्छा, हमने पीछे भी पढ़ा था जो r होता है यानी जो हमारा शेषफल होता है, जब हम भाग करते हैं किसी भी नंबर को तो जो शेषफल बचता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है या शून्य हो सकता है, शून्य और भाजक के बीच में रहता है। आप यहाँ लिखेंगे जहाँ r का जो मान है वो 0, 1 या 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि हमेशा जो है वो भाजक से छोटा रहता है। अब बात करते हैं हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया, 3 से ही क्यों भाग कर रहे हैं, ये हमने यहाँ से क्वेश्चन में देखा जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे 3m और 3m+1 टाइप का हमें प्रूफ करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे 3 हमें r की वैल्यूज प्राप्त हुई हैं, 0, 1 एंड 2। देयरफॉर a के जो मान होंगे पॉसिबल वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला होगा 3q + 0, 3q + 1 तथा 3q + 2, ये हमारे a के पॉसिबल मान हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हमें अब वर्ग करना है, हमने जो धनात्मक पूर्णांक माना है हम उसका वर्ग करेंगे। तो अब आप लिखेंगे, अब a², पहला टर्म ले लेते हैं 3q वाला, ये चलिए पहले को यहाँ लिख दिए, जब a बराबर 3q है तब a² कीजिए, यानी कि a² यानी कि 3q का हम होल स्क्वायर करेंगे,
3 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 9 होता है और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करिए, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m भी कोई एक पूर्णांक है जिसका मान 3 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को शायद। चलिए दूसरा वाला टॉपिक पढ़ते हैं इसका। जब a का मान 3q प्लस 1 है तब इसमें क्या होगा। जब a का मान 3q प्लस 1 होगा तो अब हम इसका वर्ग करेंगे यानी कि a स्क्वायर। अब यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आप सभी ने जो है वो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र तो पढ़ा ही होगा। तो अगर हम इसको खोलें उस सूत्र से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3q है और b का मान 1। इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो अगर आप देखें यहाँ पर हल करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6 कम 6q। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि इस वाले पद से 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर इन दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो इसको लिखेंगे आप 3, यहाँ है 9 तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और q है। इस 1 को सेपरेट यानी कि उसको हम अलग ही रखेंगे। अगर आप देखें अब हम यहाँ पर तो 3 ये खुद में एक पूर्णांक है यानी कि आप लिख सकते हैं उसको m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। अब चलते हैं तीसरे वाले की ओर जो हमारे पास 3q प्लस 2 आया है। इसके लिए क्या होगा देखते हैं हम लोग। अब जब a बराबर 3q प्लस 2, इसका मतलब हुआ स्क्वायर करें हम इसका तो देयरफॉर a स्क्वायर यानी कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही सूत्र लगेगा तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 गुणा 3q गुणा 2। इसको भी हम हल कर लेंगे। अब जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या आता है। ये होगा हमारा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे लिए 4 और ये जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12q। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। 9q स्क्वायर 4 की जगह हम केवल यहाँ 3 लिखते हैं प्लस 12q। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 लिखा है, यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो हमें एक अपने पास से और यहाँ जोड़ना पड़ेगा ताकि 3 और 1 मिलके 4 हो जाए। अभी आप इसमें इस पद से और इस पद से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। तीनों में से अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 वेनिस्ट है। इसका मतलब ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q और लास्ट में जो 1 है उसको अलग ही रहने देंगे, वो सेपरेट है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए आ गया है 3m प्लस 1, जहाँ m का जो मान है वो 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q है जो कि खुद में एक पूर्णांक है। तो हमने क्या देखा कि हम जब भी स्क्वायर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे a का स्क्वायर किया जब केवल 3q था तब 3m आया। फिर हमने ये वाले का स्क्वायर किया, 3q था यहाँ पे प्लस 1 साथ में था इसके, तब भी 3m प्लस 1 टाइप का आया। और जब यहाँ पे स्क्वायर किया है हमने a स्क्वायर जब 3q प्लस 2 था तब भी 3m प्लस 1 टाइप का ही एलिमेंट यानी हमारे पास नंबर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी धन पूर्णांक m के लिए 3m और 3m 1 प्लस के रूप का होता है। इसको आप यहाँ लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m तथा 3m 1 प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड। ओके, थैंक यू।